गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप। गाइस, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर प्रोनाउन। पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा और आपने जितने भी सेशंस इस चैप्टर के पहले हो चुके हैं उन्हें ढंग से याद किया होगा, रिवाइज किया होगा और समझा होगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि हमने कहा था लास्ट सेशन में कि इस सेशन के अंदर पहले शुरुआत होगी क्विज से। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। मैं बताता हूं इसका आंसर। गाइस, यहां दिक्कत माई सेल्फ के अंदर है। गाइस, आपको पता है कि विथ जो है वो एक प्रेपोजिशन होता है और रूल है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा या आ सकता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अभी हमारे पास ये जो प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, तो हमें रिफ्लेक्सिव को चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। तो माई सेल्फ की जगह जैसे ही हम मी कर देंगे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीजिए आंसर। ओके, मैं देता हूं आंसर। देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल, जब उसने पूछा कि मशीन्स आइडल क्यों हैं, वी टोल्ड, हमने बताया कि इट वाज ब्रोकन, यानी वो खराब थी। देखो, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ तो हो ही सकता है, इसका मतलब खराब भी हो सकता है, यानी जो चीज अब काम नहीं कर रही। और इट का मतलब हमेशा हम इट से जिसको भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, यानी हम जिसके लिए ये लगा है वो सिंगुलर है। अब डेफिनेटली ये चीज लगी है मशीन्स के लिए कि वो खराब थी, कि मशीन्स क्यों आइडल है। आइडल का मतलब होता है नॉट वर्किंग, यानी अगर इंसान के लिए ये वर्ड यूज होता है यानी कोई भी इंसान खाली बैठा है। नॉट ऑक्यूपाइड यानी वो किसी काम में व्यस्त नहीं है। और अगर ये चीज किसी मशीन के लिए यूज हो रही, इट मींस उसे कोई यूज नहीं कर रहा। तो जब उसने पूछा कि मशीन्स क्यों खाली पड़ी हैं, तब हमने उसे कहा कि वो खराब थी, यानी वो ज्यादा थी। तो ज्यादा के लिए इट नहीं आएगा, यहां पे हमें दे लगाना पड़ेगा और वाज की जगह भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ड लगाना पड़ेगा। अब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए, यहां पे अवेल वर्ड की वजह से एक एरर आ गया है। गाइज, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होती है, एक स्पेशल मीनिंग में उनके। तो अवेल का मीनिंग जनरली फायदा उठाना होता है, लाभ उठाना होता है। तो जब इसी मीनिंग के अंदर आप इसका यूज करते हैं तो अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लगता ही लगता है। यहां पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ ऑफ भी आता है। तो यहां पे अवेल आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, लेकिन एक ऑफ मिसिंग है। तो यहां पे अगर आप माई सेल्फ के बाद ऑफ लगा देंगे तो ऑफ लगाते ही
यहां ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए, जैसा वर्ड अवेल है ना, वैसा ही वर्ड एक एकस्टम भी है। एकस्टम भी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। ऑफ वाली कहानी यहां कंपलसरी नहीं है, तो यहां पे हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है और यहां पर एकस्टम के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। और कौन सा लगाना पड़ेगा? बात किसकी हो रही है? आई की। आई वॉज प्रीवियसली पोस्टेड इन सिंगापुर। मैं पहले सिंगापुर में पोस्टेड था और मुझे बहुत टाइम लगा अपने आप को ढालने में या एडजस्ट करने में टू द फूड। तो एकस्टम माई सेल्फ, एकस्टम के बाद जो एक वर्ड आना चाहिए वो माई सेल्फ आना चाहिए। ठीक है, तो अवेल में जैसे यहां पे ऑफ कंपलसरी है, तो यहां पे एकस्टम के अंदर देखो यहां पे टू लग रहा है, तो टू लग सकता है या कुछ और भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। ये चीजें फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंदर आप याद कर सकते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन की फाइल भी आपके पास है, तो आप उसमें से याद कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए आंसर इसका मन में। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए, कोई एरर नहीं है यहां किसी टाइप की। यहां पे विनिंग जो है ये V1 प्लस ING है, प्लस ये यहां पर V1 प्लस ING होने के साथ साथ ये जिरंड भी है। और जब V1 प्लस ING जिरंड का काम करता है तो उससे पहले अगर आपको कोई प्रोनाउन नजर आता है तो वो प्रोनाउन केवल और केवल कौन सा हो सकता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। और योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव ही है, तो ये बिल्कुल सही है। यहां नो एरर है, कोई एरर नहीं है। चलिए, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है आपके लिए मेरे हिसाब से। कईयों ने मन में आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं देता हूं। देखिए, अब बिटवीन जो है, बिटवीन के बाद यहां पे लिखा हुआ है आई एंड हिम। अब बिटवीन जो है वो एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमें मालूम है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो ऑब्जेक्टिव का फॉर्म मतलब ये तो सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। तो अगर मैं इसको मी में कन्वर्ट कर दूं, यानी मैं लिख दूं मी एंड हिम, अब ये सही हो गया? मी एंड हिम? जी नहीं, ये अभी भी सही नहीं हुआ, अभी भी ये चीज गलत है। हमें पहले हिम लेके आना पड़ेगा और मी को पीछे भी ले जाना पड़ेगा। मी को हमें पीछे भी ले जाना पड़ेगा। कारण है कि हमें 2-3-1 रूल का पालन भी करना है, उसको भी फॉलो करना है। तो हिम जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल 3 कहलाएगा, मी 1 कहलाएगा। और क्योंकि 2 यहां पे है ही नहीं, 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें 3-1 को तो फॉलो करना है। तो जब आप ये चेंज करेंगे तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जी, ये भी बिल्कुल नो एरर सेंटेंस है। कारण क्या है? देखिए,
मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको सेंटेंस में इट इज या वॉज दिखाई दे, उसके बाद अगर प्रोनाउन आया हो, और स्पेशली अगर उस प्रोनाउन के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन भी मौजूद हो, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हु, विच, दैट, ये मेन चीजें, ये मेन होते हैं, ठीक है। बाकी अभी आज हम रिलेटिव प्रोनाउन शुरू भी करने वाले हैं, तो ये मेन है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो अगर आपको इस तरह का कुछ दिखाई दे और उससे पहले ये प्रोनाउन दिखाई दे, और सबसे पहले यानी तीन शर्तें हैं, तीन शर्तें का मतलब ये है कि एक, अगर ये मौजूद हो, उसके बाद ये प्रोनाउन मौजूद हो, और ये थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी मौजूद हो, उस इन तीनों कंडीशंस में अपने देखना है कि अब यहां जो ये प्रोनाउन होगा ना, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यानी ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव फॉर्म में है। दरअसल हुआ क्या, जब हम ये वाला फॉर्मूला करते हैं इट इज इट वाज वाला, तब वो जो सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप वाला होता है, यानी वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर मैं कहूं इट वॉज मी या आई हु ब्रॉट यू हियर, वो मैं था जो तुम्हें यहां लाया था। तो ये सेंटेंस में इट वाज आ रहा है, हमारी पहली शर्त पूरी। इसके अंदर एक प्रोनाउन भी आ रहा है, वो तो हमें चूज करना है कौन सा है, यानी हमारी दूसरी शर्त पूरी। और तीसरी शर्त, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो तीसरी शर्त भी पूरी। अब अगर ये तीनों कंडीशंस हमें दिखाई दे जाए तो ये चीज हमेशा सब्जेक्टिव होनी चाहिए, यहाँ पे आई लगेगा, यहाँ पे मी नहीं लगेगा। तो ये रूल हम आपको बता चुके हैं, पर अभी ये सेंटेंस तो फुल स्टॉप वाला था। अगर आपको ऐसा कहना हो क्या वो मैं था जो तुम्हें यहां लाया था, अभी तो आप ये कह रहे हो कि वो मैं था जो तुम्हें यहां लाया था। अगर आपको ऐसा कहना हो कि क्या वो मैं था, तो इस सिचुएशन में ऐसा ये चीज एग्जैक्टली ऐसी बन जाएगी, अगर आप वॉज को उठा के पहले ले आएंगे, तो जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे वॉज इट आई, अभी भी आई ही लिखा जाएगा। बस ये सेंटेंस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहां भी यही हुआ है, वॉज इट दे हु हैड टू फेस द म्यूजिक, यानी क्या वो लोग थे जिनको सामना करना पड़ा था क्रिटिसिज्म का। तो बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। चलते हैं आगे। तो डेफिनेटली क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा, मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए गाइस, ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं। सब लोग इतना ही देखते हैं, जिनको इंजॉय वाला रूल याद है वो इतना ही देखते हैं कि इंजॉय के बाद मैंने आपको कहा था कि इंजॉय अपने बाद दो ही चीजें ले सकता है, यानी इंजॉय एक वर्ब है जिसके बाद या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर रिफ्लेक्सिव। तो डेफिनेटली आपने यहां देख लिया होगा कि यहां रिफ्लेक्सिव आ रहा है और ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पे ये भी तो देखना है कि रिफ्लेक्सिव आ किसके अकॉर्डिंग रहा है। बात किसकी हो रही है, वी की, कि हम लोग पिछली गर्मियों में हम लोग शिमला गए थे और हमने खूब इंजॉय किया। तो माई सेल्फ नहीं आएगा, आवर सेल्व्स आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। अगर आपने वो टेबल याद की है जो मैंने प्रोनाउन चैप्टर शुरू करते वक्त आपको बताई थी कि हिज जो होता है, हिज दो काम करता है। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, जैसे कि योर, माई, हर, देयर, आवर,
इट्स, यानी ये इसका भी काम करता है और ये पोजेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन के जैसा काम भी करता है। यानी जैसे कि योर्स, आर्स, हर्स, देयर्स, माइन, तो ये इस तरह का काम भी करता है। तो कहने का मतलब अब ये सेंटेंस सही इसीलिए है क्योंकि यहां पे अगर मैं हिज कार लिख दूं, सॉरी हिज हाउस लिख दूं तो भी ये सही है, और हिज लिखा है तो भी सही है। तो शायद आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हिज क्यों सही है। यहां पे हिज पे अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो भी ये क्यों सही है। जैसे अगर यहां कोई लड़की होती तो हम यहां पे या तो लिखते हर्स और या लिखते हर हाउस। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए नाइदर की जो रेंज है, नाइदर की रेंज कहां तक है, बस 2 तक। नाइदर की रेंज 2 तक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में अगर कभी इसे ठीक करना आ जाए, यानी कभी फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाए तो आप 3 की जगह 2 कर दो, नहीं। हमेशा यहां पे नाइदर की जगह है, क्योंकि बात 3 की हो रही है, 2 से ज्यादा की हो रही है, तो आपको नन पे जाना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली दिक्कत अभी किसके अंदर है, दिक्कत यहां पे है। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि नाइदर जब आता है तो नाइदर 2 के लिए आता है, पर यहां बात 3 की हो रही है, इसीलिए हम इसको तो 2 नहीं कर सकते, लेकिन हम नाइदर को क्या करेंगे, नन कर देंगे। अगर कभी फ्रेज रिप्लेसमेंट का आए तब। अभी अपने को तो इतना ही देखना है कि यहाँ एरर किसमें, तो एरर पता लग रहा है कि यहाँ पे नाइदर की वजह से सारा सेंटेंस गलत है। ओके गाइस, सो एक न्यू टॉपिक इसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन के अंदर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए गाइस, ये 2 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आई सॉ रमेश, रमेश वर्क्स इन मारुति सुजुकी। मैंने रमेश को देखा था, रमेश जो है मारुति सुजुकी में काम करता है। मान लो 2 सेंटेंसेस है, अब हमने इन्हें जोड़ दिया। आई सॉ रमेश हु वर्क्स इन मारुति सुजुकी, यानी मैंने रमेश को देखा था जो मारुति सुजुकी में काम करता है। अब ये जो वर्ड है ना हु, दरअसल ये ही रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसे हम आरपी भी कह रहे हैं, यही रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसने क्या किया, इसने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया और इसने एक रमेश को रिप्लेस कर दिया, यानी एक रमेश की जगह इसने ले ली। तो दरअसल रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ देता है दरअसल। और उसके बाद की कहानी ये हो जाती है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद कुछ इंफॉर्मेशन देता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद एक इंफॉर्मेशन देता है जो उस नाउन या प्रोनाउन के लिए होती है जो इसके जस्ट पहले आया होता है। यानी जो नाउन प्रोनाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है, ये उसी की इंफॉर्मेशन आगे देता है। तो देखा जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन ने इन 2 चीजों को जोड़ने का काम किया, यानी इसको और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, यानी रमेश के बारे में हमें एक जानकारी मिल रही है कि रमेश जो है वो मारुति सुजुकी में काम करता है। तो ये जानकारी कौन हमें दे रहा है, एक तरीके से ये दे रहा है जो मारुति सुजुकी में काम करता है। सो रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। पहले वाक्य किसी नाउन, जो पहला सेंटेंस होता है उसके किसी नाउन या प्रोनाउन को
उसका जो रिलेशन है, संबंध है, वो दूसरे वाक्य से जोड़ता है, वही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब ये जो नाउन प्रोनाउन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये जो नाउन प्रोनाउन होते हैं इसको क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है इसको। यानी रिलेटिव प्रोनाउन दो फंक्शन करता है, मेनली इसका काम है कनेक्ट करने का, और ये एक रिप्लेस करता है किसको, एक नाउन। तो ये है सारे वो रिलेटिव प्रोनाउंस, दैट, हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं एक बार, देखिए। आई मेट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला था जिसके ब्रदर ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है एसएससी में। यानी यहां पर इसके बाद एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जिसके भाई ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी, किसके भाई ने की थी, तुम्हारे फ्रेंड के। यानी ये वो नाउन है जिसके बारे में यहां एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बुक, यही वो बुक है जो, यहां बीच का मतलब क्या है, जो आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी थी पिछले हफ्ते। तो आई गेव यू लास्ट वीक, ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दिया था। अब पिछले हफ्ते क्या दिया था, बुक दी थी। पिछले हफ्ते क्या दिया था, बुक दी थी। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये दरअसल किसके लिए आ रही है, इस बुक के लिए आ रही है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, विच कर रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है। सो यहां से एक चीज जिसके ऊपर मैं बार बार ध्यान आपका लाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट और आरपी दोनों एक साथ आने चाहिए। यानी जिस नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन ये आरपी हमें दे रहा है, क्योंकि ये आरपी अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो जिस नाउन प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन ये आरपी हमें दे रहा है उस नाउन के बिल्कुल साथ होना चाहिए आरपी। यानी रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन प्रोनाउन के बिल्कुल साथ में होना चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन ये लेके आ रहा है, यानी ये दोनों साथ होने चाहिए। अगर ये बात आपकी समझ आ गई है तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन है, इसमें 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन से करेक्ट है। सारे करेक्ट है, सारे गलत है, एक सही है, ज्यादा सही है, ये आप खुद देखिए। आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। इन तीनों सेंटेंसेस में से एक भी सेंटेंस सही नहीं है। कैसे सही नहीं, अभी बताता हूं मैं। देखिए यहां पर ये जो दैट है, जिसका मतलब यहां पे जो बन रहा है, और ये यहां पे आरपी है। तो हमने कहा था कि आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट बाद जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा वो आरपी से जस्ट पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए होती है। ठीक है जी। तो अभी दैट के बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास वो क्या है, ही पिक्ड फ्रॉम रोड, यानी जो उसने रोड से उठाया था, जो उसने रोड से उठाया था। तो अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो कह रहा है कि जो एंग्री मैन था उसने एक पत्थर फेंका बच्चे पर जो उसने रोड से उठाया था। अब सुनने में तो ठीक ही लग रहा है कि उसने रोड से पत्थर उठा के बच्चे को मारा, लेकिन दरअसल यहां पे जो उसने रोड से उठाया, अब क्योंकि ये हमारा आरपी है, अब इसके पहले आ रहा है अ चाइल्ड। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये बच्चे की थी, यानी उसने बच्चा रोड से उठाया था? नहीं, डेफिनेटली उसने पत्थर रोड से उठाया था। तो यहां पे एक चीज की गारंटी है कि दैट से पहले जो चीज आएगी वो अ स्टोन आएगा।
यानी तभी ये सेंटेंस सही बनेगा कि उसने बच्चे पर एक पत्थर मारा जो उसने रोड से उठाया था। तो अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, द एंग्री मैन एट अ चाइल्ड, यानी एक एक एंग्री मैन ने बच्चे पर फेंका एक पत्थर, थ्रू अ स्टोन, और एट अ चाइल्ड, अब यहां से हमें काटना पड़ेगा, द एंग्री मैन एट अ चाइल्ड थ्रू अ स्टोन दैट ही पिक्ड फ्रॉम अ रोड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एक इंफॉर्मेशन उसके बाद आ रही है कि मैंने खरीदा था 200 रुपए में, जो मैंने खरीदा था 200 रुपए में। अब इसका मतलब इसके जस्ट पहले, ये तो इंफॉर्मेशन आ रही है बाद में, तो इसका मतलब इसके जस्ट पहले जो भी चीज आ रही है, जैसे माई फ्रेंड एंटीसीडेंट है हमारा, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये इसी के लिए आ रही है, यानी उसने अपने दोस्त को 200 रुपए में खरीदा था। यानी खरीदा क्या था उसने 200 रुपए में, अ गिफ्ट। तो अगर ये सेंटेंस हमें सही करना है तो हमें एक चीज की गारंटी है कि दैट से पहले हमें अ गिफ्ट लेके आना है, दैट से पहले हमें गिफ्ट लिखना पड़ेगा। तो अब अगर हमें ये सेंटेंस बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा, आई सेंट हिम, I sent my friend. I sent my friend a gift that I purchased for rupees 200. यानी अब जो मैंने 200 रुपए में खरीदा वो क्या चीज है, वो गिफ्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हु जो है वो हमारा आरपी है और यहां इसका मतलब है जिन्होंने। द स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड बाय द टीचर्स, स्टूडेंट्स को डांटा गया टीचर्स के द्वारा जिन्होंने असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। मतलब जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स नहीं पूरा किया था उनको टीचर्स के द्वारा डांटा गया। अब हिंदी में सही लग रहा है, लेकिन यहां पर ये जो आरपी है इसका एंटीसीडेंट टीचर्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि असाइनमेंट जिन्होंने पूरा नहीं किया था वो टीचर्स है। इसका मतलब तो ये है नहीं, हमें पता है कि असाइनमेंट जिन्होंने पूरा नहीं किया था वो स्टूडेंट्स हैं, यानी हमें कैसे भी करके हु के जस्ट पहले स्टूडेंट्स को लेके आना है। यहां पर द स्टूडेंट्स आना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो अगर इसको सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि द टीचर्स स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स, टीचर्स ने डांटा उन स्टूडेंट्स को, हु के बाद आप वही लाइन दोबारा लिख सकते हैं, हु डिड नॉट कंप्लीट देयर असाइनमेंट, जिन्होंने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। तो आपको शायद अब ये चीज समझ आ गई कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो चीज आती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन फिर अपने जस्ट पहले आने वाली चीज के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। तो यानी जो उसका सही एंटीसीडेंट है, यानी जिसके लिए वो एग्जैक्टली रिलेटिव प्रोनाउन आया है, वो दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों साथ साथ होने चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो देखते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ओके सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टेक योर टाइम।
दीजिए आंसर, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप और मैं पढ़ता हूं आगे। देखिए, अब इनमें से एक ही सेंटेंस करेक्ट है और ये बाकी तीनों गलत है। देखिए, अब वो कहना ये चाह रहा है कि चोर ने तोड़ दिया वो ताला एक हैमर के साथ, यानी एक हथौड़े के साथ जो दरवाजे पर लटका था। यानी चोर ने एक ताला तोड़ दिया, ठीक है जी, जो, और तोड़ा किसके साथ? हैमर यानी हथौड़े के साथ, जो कि मतलब जो ताला था वो किस पर लटका था? दरवाजे पर लटका था। अब यहां पे पहले सेंटेंस के अंदर विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और विच के बाद क्या लिखा हुआ है? विच हंग एट द डोर, यानी जो दरवाजे पर लटका था। तो अगर विच के जस्ट पहले हैमर आ रहा है तो उसका मतलब जो चीज दरवाजे पर लटकी थी वो हैमर है नहीं, और हमें पता है कि हैमर नहीं दरवाजे पर लटका होगा, दरवाजे पर ताला लटका होगा। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, यानी लॉजिकली ये चीज गलत है कि दरवाजे पर हैमर क्यों लटका होगा, ये गलत हो गया। अब एक चीज हमें क्लियर हो गई कि विच के जस्ट पहले अगर कोई चीज आ सकती है तो वो क्या है? वो लॉक है, यानी लॉक होना चाहिए जो विच के जस्ट पहले आना चाहिए, क्योंकि दरवाजे पर जो लटका था वो लॉक होगा। ओके, अब पहले डी पे चल रहे हैं। द थीफ ब्रोक द लॉक विच हंग एट द डोर विद अ हैमर। वो ये कहना चाह रहा है कि चोर ने तोड़ दिया वो ताला जो लटका हुआ था दरवाजे पर एक हथौड़े के साथ, यानी दरवाजे पर ताला भी लटका हुआ था और हथौड़ा भी साथ ही लटका हुआ था ताकि उसे तोड़ दो। ये चीज देखो ग्रामेटिकली मतलब सही है, लेकिन लॉजिकली बहुत ज्यादा गलत है। इसी वजह से ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि हमें तो उस पर जाना है जो बिल्कुल सही हो। अब हमने इसे गलत कर दिया, इसे गलत कर दिया। अब ये हमारा सही सेंटेंस है, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्यों गलत है इसको समझाने के लिए अभी पहले मैं आपको चीज और समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट आपको भी ध्यान देना पड़ेगा और वो ये है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आ सकता। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आ सकता। देखो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो अपने जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, यानी उनके जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। तो जब उनके जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो जस्ट बाद का मतलब जस्ट बाद है, यहां बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, एडवर्ब भी नहीं। वैसे तो एडवर्ब आपको पता है, एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो कहीं भी आ जाती है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब भी नहीं आ सकता। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। तो अब आपको ये भी चीज ध्यान में इसलिए कह रहा हूं कि वर्ब के बाद आने वाली चीज ऑब्जेक्ट है तो ही ये रूल अप्लाई होगा। अगर वर्ब के बाद आने वाली कोई चीज ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर जैसे ही स्पीक्स slowly, he speaks slowly there, here मान लो मैंने लिख दिया here, he speaks slowly here। अब यहां पे ये जो here वर्ड है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्लोली यहां आ सकता है। ये वर्ब है और ये कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये स्लोली यहां आ रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है तो वो बीच में नहीं आ सकता। अब ये आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पहले देखिए यहां पे लिखा हुआ है ही ओपन द डोर। डोर यहां पर ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम वर्ब से व्हाट से सवाल करते हैं यानी क्या, तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा भी क्या खोला,
क्या खोला, तो आंसर आएगा डोर। तो ओपन एक वर्ब है, डोर एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में अगर आपने यू स्लोली लगाने की कोशिश की तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं, ही ओपन्ड द डोर स्लोली। ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब आपने स्लोली लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ही किल्ड हर, ये किल्ड क्या है, वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब whom, अगर आप वर्ब से whom यानी किसको, अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसको मारा, किसको मारा, उसको मारा। तो ही किल्ड, अगर बीच में आपने एडवर्ब लगा दिया, बीच में कुछ लगाने की कोशिश की तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां लगाया, ये कोई बात नहीं, वो तो एग्जैक्टली एडवर्ब की जगह क्या है वो तो हम एडवर्ब में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेन हमारा फोकस इसी चीज पे है कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आ सकता, कोई प्रेपोजिशन, कोई आर्टिकल, कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब देखो आर्टिकल तो चलो उसके साथ ही आ जाता है, तो आर्टिकल नहीं, मतलब वैसे और कोई चीज नहीं आ सकती, कोई प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, कोई एडवर्ब नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता। तो आपको वो चीज जरा ध्यान रखनी है। देखो एक चीज मुझे यह लग रहा है मुझे बतानी बहुत जरूरी है, वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि नाउन का मतलब सिर्फ नाउन भी हो सकता है, नाउन का मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, और नाउन का मतलब एडवर्ब प्लस नाउन भी, यानी एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। और इन तीनों ही केसेस में अगर इनके साथ एक आर्टिकल भी लगा हो, जैसे ए, एन, द, तो ये चीज, ये सब चीजें नाउन ही मानी जाती हैं। और नाउन जो होता है, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, बस ये दो ही चीजें हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकती हैं। ठीक है ना, तो मैं अगर मैं कहूं कि आई मेट अ बॉय, अब अ बॉय ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मत सोचना कि ये अकेला बॉय बॉय ऑब्जेक्ट है, ये अ कहीं अलग रह गया। और सर ने कहा था कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ आ नहीं सकता, तो ये अ जो है ना, ये वही वाली बात हो गई कि अ यहां, बॉय यहां पे नाउन है और अ यहां पे आर्टिकल है, और ये दोनों मिलकर नाउन ही कहलाएंगे। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि आई मेट अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन और उसके पहले अगर आर्टिकल लगा हो तो वो भी नाउन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी ऐसा कहा था कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो उसमें ध्यान रखना कि ये चीजें तो ऑब्जेक्ट के साथ या नाउन के साथ वैसे ही लगी होती हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो वो उस टाइम आपको देखना है, वो नाउन के अकॉर्डिंग चलना है, तब ये चीज अलग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया और आपको ये बात थोड़ी समझाई है कि ये चीज का अलग से ध्यान रखना कि भैया मैंने कह दिया कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आएगा, तो कुछ नहीं का मतलब हमें ऑब्जेक्ट ढंग से पता भी होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां तक ऑब्जेक्ट ही चल रहा है अभी। ऐसे तो अब यहां पे ये जो द है, ये द इसके साथ ही तो है। ओके, तो अब अपने वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। अब यहां देखिए, यहां पे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इस स्टोरी में, इस सेंटेंस के अंदर चोर ने तोड़ा, ब्रोक एक वर्ब है, और क्या तोड़ा, तो द लॉक। क्या का जो जवाब आ रहा है वो लॉक है, और इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, इसका मतलब ये चीज ऑब्जेक्ट है। तो लॉक जो है वो ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब का, ब्रोक का। तो इन दोनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, तो ये इस वजह से गलत हो गया क्योंकि ब्रोक के बाद लॉक आना चाहिए था, लेकिन बीच में ये विद अ हैमर आ गया, बस इसी की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया।
तो हमें ये चीज तो ध्यान रखनी थी कि विच के पहले द लॉक आना चाहिए, तो विच के पहले द लॉक यहां पे भी आ रहा है, विच के पहले द लॉक यहां पे भी आ रहा है, और विच के पहले द लॉक यहां पर भी आ रहा है। ठीक है जी। तो फिर भी हमें आंसर ढूंढने में दिक्कत होती है, तो जिन वजहों से होती है वो मैंने डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा आगे अभी और चलते हैं, एक क्वेश्चन और, क्योंकि अब तो आप सब कुछ समझ ही गए हो, तो पूरी उम्मीद है कि अब आप इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दोगे। ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए आंसर देने में, तो मैं दे रहा हूं जवाब। ओके, सो गाइज सिर्फ एक सेंटेंस है और वो डी है जो करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है। वो क्यों है वो देखिए। यहां पे वो कहना क्या चाह रहा है कि एक आदमी ने मार दिया एक पक्षी को, किससे मारा, एक गन से मारा, कि और मतलब वो जो पक्षी था वो उस टाइम क्या कर रहा था, वो क्रम्स खा रहा था। क्रम्स का मतलब क्या होता है, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, तो वो ब्रेड के छोटे छोटे पीस खा रहा था। तो डेफिनेटली समझ आ गई आपको बात कि एक आदमी ने गन से कैसे पक्षी को मार दिया जो ब्रेड के छोटे छोटे पीस खा रहा था। अब यहां पर विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि जो छोटे छोटे मतलब जो क्रम्स खा रही थी, तो डेफिनेटली अब इसके जस्ट पहले गन आ रहा है, इसका मतलब जो गन है वो छोटे छोटे पीस खा रही थी, वो क्रम्स खा रही थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि विच के पहले गन आए। ये तो चीज अब हमें श्योर है कि विच के पहले अ बर्ड ही आएगा, मतलब विच के पहले हमें बर्ड की बात करनी है, विच के पहले पक्षी आएगा जो छोटे छोटे पीस खा रहा था या खा रही थी। ठीक है जी। सो अब यहां पे ये क्यों गलत है, द मैन किल्ड। अब किल्ड एक वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट, यानी अगर मैं पूछूंगी क्या मारा या किसको मारा, तो अ बर्ड इसका आंसर है। तो बर्ड इसका आंसर है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, इस वजह से ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब यहां पे विच के पहले तो द बर्ड है, सही है, लेकिन अब क्या दिक्कत है देखते हैं। द मैन किल्ड द बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स विद द गन। देखो जैसे हम रोटी खाते हैं सब्जी के साथ, ठीक है ना, या चावल खाते हैं दाल के साथ, ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बर्ड था वो ब्रेड के पीस खा रहा था गन के साथ। अब भैया इतना तगड़ा आज तक कोई बर्ड पैदा नहीं हुआ जो गन के साथ खाए, गन ही गोल के पी जाए या खा जाएगा, तो ये लॉजिकली गलत है। अब ये सेंटेंस देखिए, द मैन विद द गन, ये विद द गन एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये इसकी एक इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा। द मैन विद द गन यानी एक आदमी ने जिसके पास गन, एक आदमी जिसके पास गन थी, विद द गन किल्ड अ बर्ड विच वॉज ईटिंग क्रम्स, जो क्रम्स खा रहा था या खा रही थी। एक ऐसे बर्ड को मारा जो क्रम्स खा रहा था। तो आई होप कि आज के इस कॉन्सेप्ट में, आज के इस सेशन में मैंने आपका जो है एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो सॉल्व कर दिया, एक एड्रेस कर दिया, और आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी कोई इश्यू हो तो दोबारा वीडियो देखें। तो आई होप गाइस कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत 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 मजा आया होगा, और डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपने ये सेशन एंजॉय किया है तो गाइस प्लीज 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 इस कोर्स को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ,
ताकि वो भी इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ सके और वो भी अपने सपने साकार कर सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।